बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BSc सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, उस सिलसिले का पार्ट सेकंड है। इसमें आज हम जो पहला टॉपिक देखेंगे वो सेपरेटिबिलिटी फैक्टर, जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा जो है इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर टू सॉल्यूट एंड वी वांट टू सेपरेट देम। It predicts how well these solute can be separated from each other by solvent extraction. Last time जैसे जब हमने देखा था solvent extraction के केस में, तो एक solute को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था टू इमिसिबल सॉल्वेंट में। लेकिन अगर एक से ज़्यादा दो सॉल्यूट हों तो वो कितने अच्छे तरीके से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से सेपरेट हो सकते हैं, उसको हम सेपरेटिबिलिटी फैक्टर बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और बीटा को फाइंड आउट इस तरह से करते हैं D1 over D2. D1 is distribution ratio of solute 1 and D2 is distribution ratio of solute 2। और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो D1 और D2 को फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि जब आप टू इमिसिबल सॉल्वेंट लें जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो आपने फाइंड आउट करनी होती है, तो दोनों का वॉल्यूम आप सेम लें। जैसे अगर वाटर और ईथर वाला सिस्टम है तो 10 ml अगर 10 ml अगर वाटर है तो 10 ml ही ईथर होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की वैल्यू आती है उसको हम D1 या D2 कहेंगे कि वॉल्यूम टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स का सेम हो, तो फिर उस सिलसिले में D1 और D2 आप लेके इसमें पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी। इस तरह से नेक्स्ट देखें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सेपरेटिबिलिटी फैक्टर बीटा की इम्पोर्टेंस क्या है। कि तो पहला इसमें पॉइंट है, द एबिलिटी टू सेपरेट सॉल्यूट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन बीटा फॉर टू सॉल्यूट 1 and 2 whose distribution ratios are D1 and D2, the separation factor beta is defined as the ratio of the distribution ratios। अच्छा, इसमें देखें कि जो किसी भी सिचुएशन में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से अगर आप टू सॉल्यूट्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उसको सेपरेशन की एबिलिटी जो है डायरेक्टली डिपेंड करती है बीटा। बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी जिस सिचुएशन में, उसमें उसको दोनों सॉल्यूट बहुत आसानी से एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और ये लास्ट टाइम भी आपने देखी थी ये इक्वेशन जो प्रीवियस पेज पे, कि D1 over D2 बहुत ज़्यादा अच्छी सेपरेशन के लिए हमें चाहिए होता है कि D1 शुड नॉट बी इक्वल टू D2। दोनों की वैल्यूज एक दूसरे के बराबर ना हो तो फिर जो है ये सेपरेशन हो सकती है, अदरवाइज ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। जैसे ये सिचुएशन देखी दूसरी वाली कि टू सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड इफ बीटा इज इक्वल टू 1। बीटा की वैल्यू 1 हो तो फिर बीटा की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम हो। जैसे इसकी वैल्यू 2, नीचे वाले की भी वैल्यू 2 हो तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। उस सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दोनों सॉल्यूट की दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट में सेम होगी। जितना एक सॉल्यूट दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दूसरा भी बिल्कुल सेम वे में होगा। तो इस वजह से आप दोनों सॉल्यूट को सेपरेट नहीं कर पाएंगे अगर बीटा की वैल्यू 1 है। इस तरह देखिए, फॉर एसेंशियल क्वांटिटेटिव सेपरेशन बीटा शुड बी एट लीस्ट 10⁵। अगर आप क्वांटिटेटिवली स्टडी करना चाहते हैं किसी भी केस में तो उसमें बीटा की वैल्यू 10⁵ होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो मतलब क्वांटिटेटिव जो कैलकुलेशंस होंगी या क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। इसी तरह से देखिए क्या सेपरेशन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड एक्वस फेजेस। द ऑप्टिमम रेशियो फॉर द बेस्ट सेपरेशन इज गिवन बाय बुश-डेन्सन इक्वेशन। बुश-डेन्सन इक्वेशन ये वाली है। आप देखिए कि बीटा की वैल्यू को आप बढ़ा किस तरह से सकते हैं, बाय एडजस्टिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक एंड एक्वस फेज। वॉल्यूम कम ज़्यादा करके, मसलन एक फेज़ का वॉल्यूम ज़्यादा दूसरे का कम, तो उस तरह से करके आप कर सकते हैं। इनके वॉल्यूम में रेशो कितनी होनी चाहिए कि बीटा की वैल्यू ज़्यादा हो, तो उसके लिए ये इक्वेशन है बुश-डेन्सन इक्वेशन। तो इसमें दोनों वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक ओवर वॉल्यूम ऑफ एक्वस
फेजेस जो है वो इक्वल होते हैं 1/d1/dA इंटू डी ए मीन d1 और d2 जो प्रीवियस केस में आपने देखा, और इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो इसमें जस्ट आप उनके डिस्ट्रीब्यूशन रेशियोज़ की वैल्यू को 1 पुट करके अंडर रूट लेंगे तो आपके पास सपोज इसका आंसर आता है 2 का मतलब क्या होगा कि ऑर्गेनिक फेज़ के आप 2 वॉल्यूम लें और एक्वस फेज़ का 1 वॉल्यूम। जैसे सपोज अगर ये 10 ml है तो ऊपर वाली 20 लेंगे, तो उस सिचुएशन में बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी और क्वांटिटेटिवली आप 2 सॉल्यूट को सेपरेट कर सकेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के मेथड से। नेक्स्ट देखें, इन अ प्रैक्टिस अ कॉम्प्रोमाइज मस्ट बी सॉट बिटवीन द completeness of reaction and efficiency of separation. It is often possible to enhance or suppress the extraction of a particular solute by adjusting the pH और complexation. अब देखिए कि दो सॉल्यूट जो ए बी या 1 2 जो आपने देखा था, उनको आपने सेपरेट करना है। कि मतलब क्या है कि दोनों में से एक सॉल्यूट जो है एक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल हो, दूसरा जो है वो दूसरे में ज़्यादा हो सॉल्युबल, तो फिर बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी और वो 2 जो सॉल्यूट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो उनमें देखिए कि एक की जो है एक सॉल्यूट की किसी सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा एसोसिएशन करने के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं। मसलन जैसे अगर आप पीएच थोड़ी सी चेंज कर दें, तो सपोज़ ए सॉल्यूट जो है वो एक में ज़्यादा सॉल्युबल हो जाए, दूसरे सॉल्वेंट में कम, जबकि बी वाला जो है उसके ऊपर पीएच चेंज का कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो उस तरह से आप जो है एक की सॉल्युबिलिटी को एक सॉल्वेंट में बढ़ा सकते हैं जबकि दूसरे की दूसरे में। इस तरह से पीएच के अलावा कॉम्प्लेक्सेशन भी कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिंग रीजेंट आप डाल दें जो सिर्फ ए के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे या बी के साथ करे, इन दोनों में से एक के साथ करे, तो वो वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक सॉल्वेंट में रह जाएगा, जबकि दूसरा जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में दूसरे सॉल्वेंट में चले जाएगा। तो दोनों सॉल्यूट एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दीज 2 पैरामीटर, पीएच चेंज या बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप बीटा की वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं। ये 2 मेथड आपने देखे हैं। एक पहला मेथड में आपने ऑर्गेनिक और एक्वस फेजेस के वॉल्यूम को की रेशियो को थोड़ा सा चेंज करके, और दूसरे में आपने पीएच या कॉम्प्लेक्सिंग रीजेंट की मदद से आपने बीटा की वैल्यू को बढ़ाया है। इस तरह देखिए कि डिफरेंट टाइप की लिक्विड एक्सट्रैक्शन के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। उनमें ये वाले मेथड जो है ज़्यादा यूज़ होते हैं। बल्कि पहला मेथड जो है उसको बैच एक्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं, इस तरह से सेकंड मल्टीपल एक्सट्रैक्शन मेथड, इस तरह से थर्ड वन कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन मेथड, फोर्थ वन इज़ काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन मेथड। तो आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट और सेकंड वाले जो है उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है नंबर 1 बैच एक्सट्रैक्शन मेथड। बैच एक्सट्रैक्शन मेथड जो है इट्स अ सिंपल एंड मोस्ट यूजफुल मेथड एंड वी यूज़ सेपरेटिंग फनल इन इट। और इसमें क्या है कि 2 इमिसिबल सॉल्वेंट को आप सेपरेटिंग फनल में डालते हैं और उनको अच्छे तरीके से शेक करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्यूट है उन 2 इमिसिबल सॉल्वेंट में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, और फिर आप उन 2 डिफरेंट इमिसिबल सॉल्वेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। और ये मेथड क्या होता है, इट इज़ सूटेबल फॉर दो सॉल्यूट विच हैव लार्ज वैल्यू ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स। मतलब ये उन सॉल्वेंट के लिए मतलब ज़्यादा यूज़ होता है जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है किसी भी सॉल्यूट की ज़्यादा हो, जैसे 100 के लगभग हो, तो फिर आप आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस यूज़ होता है इसके में, इसको सेपरेटिंग फनल कहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट सेपरेटर जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के केस में ये यूज़ होता है। ये एक मतलब फनल लाइक होती है जिसको ऊपर से लिड होती है और नीचे से एक आपके पास वेल्व होता है जिसको ओपन करके आप इन सॉल्वेंट्स को निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट किस तरह से करते हैं, वेल्व को क्लोज करते हैं, लिड ओपन करके पहले एक्वस फेस डालते हैं जिसमें कोई सॉल्यूट है जिसको आप किसी ऑर्गेनिक फेस से सेपरेट करना चाहते हैं। उसके बाद लिड क्लोज करके और इसको अच्छे तरीके से शेक करते हैं यहाँ तक कि सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर जाए। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर जाए तो आप
वेल्व को ओपन करते हैं, पहले एक्वस फेज़ एक बीकर में और ऑर्गेनिक फेज़ दूसरे बीकर में आप सेपरेट कर लेते हैं। ऑर्गेनिक फेज़ या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से उस सॉल्यूट को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक फेज़ और एक्वस फेजेस दोनों का वॉल्यूम अगर आप कम लें, मसलन जैसे ये वाले एक केस में जस्ट 10 ml आप लें, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से आप इसको शेक कर सकेंगे और सिस्टम क्विकली इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएगा, जिसकी वजह से अच्छी सेपरेशन होगी। लेकिन अगर आप देखिए वॉल्यूम ऑफ 2 फेजेस बहुत ज़्यादा लें जस्ट क्लोज टू दिस लिड, तो उसको जब आप शेक करेंगे तो अच्छे तरीके से शेक नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सिस्टम का इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश नहीं होगा। और इक्विलिब्रियम से पहले अगर आप उन लेयर्स को सेपरेट कर देंगे तो अच्छी सेपरेशन नहीं होगी। तो इसलिए अगर दोनों लिक्विड्स जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम कम लें तो अच्छे तरीके से शेक हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्विकली इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेंगे और अच्छी सेपरेशन होगी। अच्छा, इसमें देखिएगा कि large volume of extracting liquid is used then more solute is extracted। मतलब अगर आप एक्वस फेज की निस्बत जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप यूज़ करते हैं जिसको एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड भी कहते हैं, तो वो ज़्यादा सल्यूट को एक्सट्रैक्ट करेगा। इसको आप इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, P = KU/KU+1। इसमें P क्या चीज़ होती है? P इज़ फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एक्सट्रैक्टेड by extracting liquid from aqueous medium। और इसमें U क्या चीज़ है? U इज़ फेज़ वॉल्यूम। फेज़ वॉल्यूम का आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि U = VU और VL। VU मीन वॉल्यूम ऑफ अपर लेयर, VL मीन वॉल्यूम ऑफ लोअर लेयर। तो इसमें जस्ट इसकी वैल्यू पुट करके U की वैल्यू पुट करेंगे और K जो आप देखिए K इज़ पार्टीशन कोफिशिएंट। ये हर सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस केस में किसी सल्यूट की कितनी डिस्ट्रीब्यूट होने की एबिलिटी है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना सल्यूट एक्सट्रैक्ट हुआ है ऑर्गेनिक फेज़ में। इस तरह से देखिए कि इसको हम एक एग्जांपल से जो है एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं कि कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ 10 ml aqueous solution of a compound with number A 40 ml of ether, number B 10 ml of ether। मतलब आपके पास 10 ml aqueous solution है जिसमें कोई सॉल्यूट है या कंपाउंड है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उसके दो केसेस हैं कि एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट जैसे जो ईथर है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 4 है, उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा लें, दूसरा जब कम लें। ज़्यादा मतलब 40 ml, कम मतलब 10 ml। तो दोनों के केसेस में आप देखिए कि किस केस में जो है सॉल्वेंट की एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसको हमने इससे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इक्वेशन जो हमने पीछे देखी थी P = KU और KU+1। तो हम पहले U की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ईथर लेयर ओवर वॉल्यूम ऑफ एक्वस लेयर। ईथर लाइट होता है जिसकी वजह से अपर लेयर में होगा और ये हैवी होने की वजह से नीचे होगा। इसका वॉल्यूम आप देखिए 40 ml है पहले केस में और 10 ml जो है वो एक्वस का आपको गिवन है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे U की वैल्यू 4 हो जाती है। इसको ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो K की वैल्यू 4, U की वैल्यू भी 4 है, तो 4 × 4 16 और 4 × 4 + 1 तो वो 17 आता है, जिसको आप देखते हैं कि आंसर आता है 0.9412। और इसको जब परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो 94.12% आती है। मतलब अगर आप 40 ml ऑफ ईथर जो है उसको यूज़ करें फॉर एक्सट्रैक्टिंग कंपाउंड फ्रॉम 10 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन, तो उसमें 94.12% जो है सल्यूट है वो उसको आप एक्वस मीडियम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा केस देखिए कि उसमें यही इक्वेशन है, उसमें U की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ईथर लेयर जो है 40 की बजाय अब जो है ये 10 है और वॉल्यूम ऑफ एक्वस लेयर जो है वो 10 है। दोनों का जो आंसर आता है 1, तो उसको इस वाली इक्वेशन में पुट करें K इज़ 4, U इज़ 1, 4 × 1 4 और इसी तरह 4 × 1 + 1 5। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0.8 आता है। इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी देखिए कितनी है 80।
तो आपने देखा कि अगर एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट का वॉल्यूम ज़्यादा हो तो उसकी एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, इस तरह से अगर कम हो तो एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी कम होती है। नेक्स्ट देखिए कि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज़ लार्ज अ सॉल्यूट में ट्रांसफर एसेंशियली क्वांटिटेटिवली इन वन एक्सट्रैक्शन अदरवाइज सेवरल में बी नीडेड। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो की वैल्यू ज़्यादा है, जैसे आप देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर वाटर से अगर सल्यूट करें तो तकरीबन 85 के करीब है, इस तरह से ईथर वाले की 100 के करीब हो, तो मतलब वो उसमें एक ही एक्सट्रैक्शन जो है सफिशेंट होती है क्वांटिटेटिवली एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉल्यूट को फ्रॉम एक्वस। लेकिन क्या होता है कि अगर इस तरह से ना हो देन सेवरल एक्सट्रैक्शंस आर रिक्वायर्ड। इट इज़ एडवांटेज टू यूज़ अ सॉल्वेंट मोर डेंस देन वाटर, फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म, सो दैट एक्वस लेयर कैन बी लेफ्ट इन द सेपरेटिंग फनल until the procedure is completed। मतलब अगर एक से ज़्यादा दफ़ा या बार बार आपको एक्सट्रैक्शन करनी पड़ रही है क्वांटिटेटिवली सेपरेट करने के लिए, तो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट आपको थोड़ा हैवी यूज़ करना चाहिए जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा हो, जैसे ये दोनों है कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म। उसका एडवांटेज ये वाला होता है कि ये वाला जो लेयर है एक्वस लेयर से नीचे होती है। एक दफ़ा आपने अच्छी तरह से शेक करके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया तो नीचे वाली लेयर कार्बन टेट्राक्लोराइड की है, उसको आप किसी बीकर में सेपरेट कर लेते हैं। नीचे से लिड को नीचे से स्टॉपर को क्लोज करके लिड ओपन करके नया कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला, फिर आपने शेक किया नीचे, फिर इस तरह से उसको बीकर में डालते जाएंगे, तो वो ज़्यादा इजी होता है बनिस्बत इसके अगर कि ये इसका डेंसिटी वाटर से कम हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये वाला प्रोसेस। दूसरे वाला मेथड उसको कहते हैं मल्टीपल एक्सट्रैक्शन मेथड। ये वही है कि सिंगल एक्सट्रैक्शन इज़ सुटेबल व्हेन वैल्यू of distribution coefficient is large, and if the value of distribution coefficient is less, then single step extraction is not sufficient because a sufficient amount of solute remains unextracted. So for complete extraction of solute multiple extraction method is used। ये अब इस वाले में आप देखिए कि ये वही मेथड है जिसमें मतलब ऑपरेटर सेम यूज़ होता है फर्स्ट एंड सेकंड में, बैच मेथड में और मल्टीपल एक्सट्रैक्शन में मेथड में। ये सेपरेटिंग फनल जो हम यूज़ करते हैं, अगर केडी की वैल्यू 1 है ज़्यादा है तो सिर्फ बैच मेथड में एक एक्सट्रैक्शन ही सफिशेंट होती है, लेकिन बार बार करना पड़े किस वजह से केडी की वैल्यू कम होने की वजह से, तो फिर उसके लिए जो उसको हम मल्टीपल एक्सट्रैक्शन मेथड कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि पोर्शन ऑफ फ्रेश एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट्स आर एडेड एंड एक्सट्रैक्शंस आर कैरीड आउट मल्टीपल टाइम टू एंश्योर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ सॉल्यूट। कि छोटी छोटी जो है एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट की फ्रैक्शन को बार बार हम डाल के उसको सेपरेटिंग फनल में शेक करते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं, तो उनको सेपरेट करते जाते हैं, तो ये बार बार आपको करना पड़ता है। इसमें तकरीबन 95 से लेकर 97% तक सॉल्यूट को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय मल्टीपल एक्सट्रैक्शन मेथड। तो इट इज़ मोर यूज़फुल वाइल परफॉर्मिंग क्वांटिटेटिव, ऐसे कि अगर आप देखें कि इफ़ 10 ml aqueous solution of a compound is extracted with 40 ml of ether, जिसमें KD की वैल्यू 4 है, देन 94.12% कंपाउंड जो है इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्वस टू ईथर। लेकिन अगर आप देखें कि यही जो 40 ml है, इसको अगर आप 10 ml के 4 पोर्शन में डिवाइड करके उनसे आप 4 दफ़ा ये वाले एक्सट्रैक्शन करें, तो आप देखें कि उसमें जो एक्सट्रैक्शन होती है वो 99.84% होती है। तो मतलब क्या, दोनों केसेस में ओवरऑल वॉल्यूम एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट ईथर का बराबर है, लेकिन पहले वाले केस में क्या है कि 40 ml आपने यूज़ किया, दूसरी दफ़ा भी 40 किया, लेकिन 4 दफ़ा किया 10 ml के पोर्शन बना के, तो उस दफ़ा आप देखिए कि 99.94। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह से करना ज़्यादा बेहतर है कि आप सॉल्वेंट को जो है छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके फिर आप एक्सट्रैक्शन करें। आप देखिए इसमें एरर के चांसेस जो है 0.16 है और उसमें जो है 5.88% मतलब एरर है।
तो इस तरीके से अगर आप स्मॉल पोर्शन में करें तो ज़्यादा बेहतर है। स्मॉल पोर्शन में करने से एफिशिएंसी ज़्यादा किस वजह से होती है कि स्मॉल पोर्शन होने की वजह से जब आप शेक करते हैं तो सॉल्यूट का दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन ज़्यादा आसानी से होता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है, जिसकी वजह से वो दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट्स में अपने आप को अच्छे तरीके से सेपरेट कर लेता है। जबकि अगर ज़्यादा वॉल्यूम लें तो ये चीज़ नहीं होती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसमें ये याद रखिएगा कि ये वाला जो मेथड है इट इज़ टाइडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है कि बार बार आपको जो है वो शेक करना पड़ता है, अगर उसमें स्टैंड में है करके सेपरेशन करनी पड़ती है, दोबारा सल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करेंगे, दोबारा करेंगे, ये तो काफ़ी लंबा और टाइडियस प्रोसेस होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि एक डायग्राम है, ये एक सेपरेटिंग फनल की है जिसमें एक्वस मीडियम, जिसमें कोई सॉल्यूट है जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसमें आप कोई ईथर की लेयर ईथर डाल देते हैं जिसमें आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ऊपर लीड देंगे, शेक करेंगे, शेक करने के बाद जो एक्वस लेयर को आप एक दूसरी सेपरेटिंग फनल में डाल लेंगे, इस ईथर लेयर को एक बीकर में डाल लेंगे, यहाँ फ्रेश आप ईथर डालेंगे, शेक करेंगे, फिर ये प्रोसेस करते रहेंगे। इसीलिए ये कहते हैं कि ये टाइडियस है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस तरह से आज का लेक्चर जो है ख़त्म होता है। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।